आज की इस वीडियो में हम एक एसटी पैनल के बारे में बातचीत करेंगे और इसके अंदर क्या प्रॉब्लम्स आते हैं और क्या प्रॉब्लम होता है, हम किस तरीके से एनालाइज करेंगे। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका पार्ट नंबर ये 31 इंचेस का एक पैनल है। जो इसका डिजाइन को अगर हम देखें तो ये साइडकॉप मॉडल पैनल है। तो साइडकॉप मॉडल के अंदर जो पैनल्स होते हैं इसके अंदर बेसिकली जो साइडकॉप होता है उसके अंदर वोल्टेज सिग्नल मिसिंग वाला टाइप की प्रॉब्लम्स ज़्यादा होता है, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंट प्रॉब्लम आते हैं। तो हम इस प्रॉब्लम को क्या करेंगे देखेंगे और उसके बाद एनालाइज करेंगे कि क्या प्रॉब्लम्स है। तो ये एक सी शॉर्ट का पैनल है। यहाँ पे टिकॉन प्रोसेसर है, यहाँ पे एक ईप्रोम लगा हुआ है और इस साइड में डीसी एंड गामा कॉम्बाइंड है। ओके, डीसी टू डीसी आईसी एंड गामा आईसी कॉम्बाइंड है। तो अभी हमारा काम ये रहेगा कि हम यहाँ पर फर्स्ट एक बार क्या कर लेंगे, ये जो साइडकॉप होता है ये साइडकॉप को हम अच्छी तरीके से देख लेंगे, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो पहले जो कॉफ की कंडीशन है वो कंडीशन को हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो कॉफ है वो कॉफ हमें थोड़ा नीट एंड क्लीन टाइप का ही दिखाई दे रहा है। ऐसा कोई लग नहीं रहा है जो ब्लैक कलर की बॉर्डर बन गया हो, जो ड्राई कनेक्शन हो गया हो, तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। कॉफ जो कंडीशन है वो नॉर्मल कंडीशन में दिखाई दे रहा है, गेट कॉफ। तो अभी इसके अंदर हम क्या करेंगे, पावर ऑन करेंगे और उसके बाद इसके अंदर किस तरीके की प्रॉब्लम हो रहा है उसको हम ऑब्जर्व करने के लिए कोशिश करेंगे। तो जैसे ही हमने यहाँ पे पावर ऑन किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा सा पिक्चर बांधने की टाइप की बन रहा है, लेकिन ये प्रॉपर तरीके से बांध नहीं पा रहा है। तो हम थोड़ा आगे और देखते हैं। अभी जैसे ही हमने यहाँ पे कॉफ में टच किया तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक वर्टिकल रोलिंग जैसा हो रहा है, मतलब पिक्चर नीचे से ऑन होते हुए ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। तो इसी को क्या बोलता है, पैनल की स्कैनिंग बोलता है। तो ये जो गेट कॉफ पैनल होता है ये नीचे से पैनल स्कैनिंग होता है। अभी आप देख सकते हैं जिस तरीके से ये ऊपर ऑन होते हुए जा रहा है। तो जिसमें विदाउट गेट कॉफ होता है उसके अंदर भी पैनल काम करने की, कुछ पैनल होता है जो नीचे से स्कैनिंग करते हुए ऊपर की तरफ जाता है और कुछ पैनल्स होता है, ज्यादातर पैनल्स होता है जो ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ स्कैनिंग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सर्किट को एनालाइज करके उसका बारे में पता लगा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमने एक बार फिंगर से टच किया तो यहाँ पे हमें क्या हुआ, पूरा एक वर्टिकल रोलिंग टाइप का होते हुए ये पिक्चर ऑन होने के लिए कोशिश किया है, लेकिन यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो कोई भी पिक्चर दिखाई नहीं दे रहा है। और ऐसा कंडीशन हो सकता है कि हम जहाँ पर इसका टेस्टिंग पॉइंट होता है एसटीबी का, ठीक है, सीकेबी का, उसके बाद ओई का, इस तरीके की जो टेस्टिंग पॉइंट होता है कॉफ के अंदर, गेट कॉफ के अंदर, तो वहां पे टच करने से कभी कभी इस तरीके की पिक्चर बन सकता है। ठीक है, ऐसे हमने प्रीवियस वीडियो में भी देखा था, मैंने एक पांडा का पैनल एक्सप्लेन किया था। तो हमारे पास क्या है, ज्यादातर टेक्नीशियन की टीवी आते हैं और टेक्नीशियन वगैरह क्या करता है, पहले से कुछ ना कुछ करता है। तो हमने यहाँ पे जो भी वायरिंग्स थे हमने डिस्कनेक्ट करके एकदम इसको क्लियरली हम ऑब्जर्वेशन करने के लिए कोशिश किया कि इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, तो बेसिकली हमें क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर जो भी टेस्टिंग पॉइंट है इस टेस्टिंग पॉइंट की डेटा शीट के अकॉर्डिंग में अगर हम क्या कर सकते हैं, इसका एनालाइज कर सकते हैं, कोई सिग्नल्स या कोई वोल्टेज लाइन मिसिंग है कि नहीं। तो हम इसका डेटा शीट को एक बार देख लेते हैं। अगर हम इसका डेटा शीट देखें ये कुछ इस प्रकार से है। तो हमें यहाँ पे मोस्ट ऑफ द केसेस जो वर्टिकल रोलिंग टाइप का प्रॉब्लम दिखता है वो हमें एसटीबी इनपुट के लाइन से ज़्यादातर प्रॉब्लम की रीजन मिल सकता है। तो हम इसके अंदर क्या क्या चेक करेंगे, एक तो एसटीबी इनपुट लाइन चेक करेंगे, उसके बाद सीकेबी का भी लाइन चेक करेंगे और ओई का भी लाइन चेक करेंगे। तो अगर हम मल्टीमीटर से चेक करेंगे तो ये जो एसटीबी का सिग्नल है यहाँ पर जो वोल्टेज है वो मेजरमेंट नहीं हो पाएगा। ठीक है,
तो हम आगे देखते हैं हमें क्या क्या चेक करना है। जैसे कि 8 नंबर में क्या है, OE है, 7 नंबर में CKB है और 4 नंबर में STB है। तो हम फर्स्ट इन 3 सिग्नल्स को चेक करेंगे, एक बार कॉन्फर्मेशन करेंगे कि सिग्नल में प्रॉब्लम्स है या वोल्टेज में प्रॉब्लम है। अब वर्टिकल रोलिंग इस तरीके से जो प्रॉब्लम होता है वो वोल्टेज लाइन की प्रॉब्लम नहीं होता है, वो सिग्नल रिलेटेड प्रॉब्लम होता है। तो अभी हम कॉन्फर्म करने के लिए इसको चेक करते हैं। तो अभी हम जो जो पॉइंट चेक करेंगे उसमें से एक ये पॉइंट होगा और एक ये पॉइंट होगा और एक ये पॉइंट होगा, और ये भी जरूरत पड़ सकता है चेक करने की, ठीक है। तो फर्स्ट मैंने साइडकॉप में चेक करने से पहले जो पीसीबी होता है, पीसीबी में कॉन्फर्मेशन कर लेंगे हमें यहाँ पर किस रेंज में जो सिग्नल से उसमें वोल्टेज मिल रहा है। तो ये जो टेस्टिंग पॉइंट पर मल्टीमीटर की प्रोब रखा हुआ है ये सीकेबी का टेस्टिंग पॉइंट है, ठीक है। तो फर्स्ट हम सीकेबी सिग्नल को चेक करेंगे। ये क्या है, 1.6 के अराउंड में सिग्नल दिखा रहा है। ये तो अभी यहाँ पे सप्लाई शो कर रहा है क्योंकि हम मल्टीमीटर से चेक कर रहे हैं इसीलिए। तो यहाँ पे 1.6 के अराउंड में जो सिग्नल की वोल्टेज है वो दिखा रहा है। और ये जो दूसरा पॉइंट है ये OE का टेस्टिंग पॉइंट है। तो हम इसका भी वोल्टेज मेजरमेंट कर लेते हैं, कितना वोल्ट दिखा रहा है। यहाँ पर अगर हम देखें 3.3 वोल्ट दिखा रहा है, ठीक है। 3.3 एक इनेबल सप्लाई की तरह यूज किया जाता है। तो यहाँ पर OE सिग्नल के अकॉर्डिंग में 3.3 जा रहा है। ये जो पैनल मतलब ST की जो 31 इंचेस का जो पैनल है इसमें जिस तरीके से फंक्शंस हो रहा है, अगर हम BOE का पैनल को कंपैरिजन करें तो ये टोटली डिफरेंट है, ठीक है। यहाँ पर काफी सारे डिफरेंसेस है, मैं आगे बताता हूँ क्या डिफरेंसेस है। और साइडकॉप में अगर हमें टेस्टिंग पॉइंट को चेक करना है, ऑब्वियसली इसके अंदर जो ग्रीन लेयर होंगे उस लेयर को हटाना पड़ेगा आपको सर्जिकल ब्लेड से। तो यहाँ पर पहले से हटा हुआ है तो हम डायरेक्टली चेक करते हैं। यहाँ पर 3 वोल्ट के अराउंड में वोल्टेज बन रहा है और थोड़ा सा चेंजेस भी हो रहा है। ये 3.3 वोल्ट जो बन रहा था वो OE का टेस्टिंग पॉइंट था। हम एक बार कॉन्फर्मेशन करने के लिए एक बार डेटा शीट को वापस ओपन करते हैं और यहाँ पे देख लेते हैं 8 नंबर में जो टेस्टिंग पॉइंट अभी चेक किया गया वो OE का टेस्टिंग पॉइंट था, मतलब OE का सिग्नल था। वहां पे हमें 3 वोल्ट के अराउंड में मिल रहा था। अभी जो मिडिल में टेस्टिंग पॉइंट है ये एक CKB का टेस्टिंग पॉइंट है जिसको हम क्लॉक सिग्नल बोल सकते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हो ये 0.6 वोल्ट के अराउंड में दिखा रहा है। यहाँ पर जो सिग्नल बनना चाहिए वो कैसे बनना चाहिए था, 1.5 के अराउंड में बनना चाहिए था। हमने पीसीबी में जब चेक किया था 1.5 वोल्ट या 1.6 वोल्ट के अकॉर्डिंग में सिग्नल दिखा रहा था, लेकिन यहाँ पर अभी क्या हो गया, 0.6 हो गया। मतलब ये प्रॉपर सिग्नल बन नहीं रहा है कॉफ की यहाँ पे आके। तो ये जो वोल्टेज मतलब ये जो सिग्नल साइड कॉफ में जाके ड्रॉप हो रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको वेरिफिकेशन करने के लिए हम यहाँ पे ऑसिलोस्कोप का इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि ये जो सिग्नल्स है
ये सिग्नल्स मल्टीमीटर में दिखाएगा नहीं, पहले बात हमें वोल्टेज रेंज दिखाएगा। अगर वो सिग्नल मिसिंग भी होगा फिर भी हमें कुछ ना कुछ वहाँ पे वोल्टेज शो करेगा और हम कॉन्फ्यूज्ड हो जाएंगे। तो इसीलिए हम फाइनली वेरीफाई करेंगे कि टिकोन की साइड में सारे सिग्नल स्टेबल है और नहीं है। ये जो सिग्नल आपको दिखाई दे रहा है ये सीकेबी का सिग्नल है, ये सीकेबी का वेवफॉर्म है जहां पर हमने मल्टीमीटर से चेक किया था 1.5 वोल्ट के अकॉर्डिंग में वोल्टेज दिखा रहा था। ठीक है, ये जो टेस्टिंग पॉइंट है ये हमने देखा था थोड़ी देर पहले OE का टेस्टिंग पॉइंट है। अगर हम यहाँ पे ऑसिलोस्कोप से चेक करके देख रहा है, यहाँ पे OE में कुछ भी सिग्नल शो नहीं हो रहा है। ठीक है, क्योंकि एक ये जो है एक 3.3 वोल्टेज का एक वो दिया गया, सिग्नल दिया गया, लेकिन यहाँ पर सिग्नल में कोई वेवफॉर्म नहीं है। लेकिन जो बाकी आदर्श पैनल होता है उसके अंदर क्या है, अगर हम BOE का पैनल के बारे में बात करें तो उसके अंदर OE में एक जो CKB होता है उस CKB की तरह एक वेवफॉर्म होता है, लेकिन इसके अंदर हमें कोई वेवफॉर्म दिख नहीं रहा है। लेकिन यहाँ पे हमें 3.3 वोल्टेज दिख रहा है। और उसके बाद हमें और एक सिग्नल वेरीफाई करना है, वो है STB का। ये जो STB का सिग्नल है जस्ट OE का ऊपर में है इसका टेस्टिंग पॉइंट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये OE जहाँ पर मेंशन किया हुआ है जस्ट इसका ऊपर में ही STB का सिग्नल है। तो ये सिग्नल जो है ये टिकोन बोर्ड में स्टेबल होना चाहिए। तो अभी हम यहाँ पर STB का सिग्नल को ऑब्जर्व करने के लिए थोड़ी देर यहाँ पे इंतजार करेंगे, क्योंकि ये जो STB के सिग्नल्स है ये इंस्टेंट नहीं दिखाते, ये थोड़ी देर बाद बाद आता है, तो हमें यहाँ पे ऑब्जर्व करना पड़ेगा। तो मैं वीडियो को प्ले कर रहा हूँ। सो यहाँ पर आप देख सकते हो एक सिग्नल आके बार बार चले जा रहा था। अभी चला गया। वही जो सिग्नल होता है STB का सिग्नल होता है, वो कॉन्टिन्यूसली नहीं रहता है। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, जो सिग्नल हम टिकोन में मेजरमेंट करने के लिए कोशिश किया उसी सिग्नल को अभी हम यहाँ पर भी मेजरमेंट करने के लिए कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें ये OE का सिग्नल का पॉइंट था। ठीक है, जहां पर OE सिग्नल बनना चाहिए, OE में सिग्नल तो बन नहीं रहा है लेकिन सप्लाई लाइन बनना चाहिए। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पर कुछ और टाइप की सिग्नल बन रहा है, जो सिग्नल एक करेक्ट वैल्यू में नहीं है, जो एबनॉर्मल सिग्नल हम बोल सकते हैं इसको। और ये टेस्टिंग पॉइंट CKB का टेस्टिंग पॉइंट है। अगर हम यहाँ पे देखें ये एक CKB का टेस्टिंग पॉइंट है, जो साइड कॉफ में आने के बाद CKB का जो टेस्टिंग पॉइंट है यहाँ पर एबनॉर्मल हो गया है। हमने जब PCB में चेक किया था वहां पे एक परफेक्ट वेव फॉर्म दिखा रहा था, लेकिन जैसे ही साइड कॉफ में एंटर हुआ वो सिग्नल की वेव फॉर्म यहाँ पे ठीक तरीके से दिखा नहीं रहा है, और वो जो वेव फॉर्म दिखा रहा है वो एक एबनॉर्मल है। अभी हम यहाँ पे STB को चेक कर रहा है। ये जो है ये STB का सिग्नल है, STB का टेस्टिंग पॉइंट की सिग्नल्स है। तो यहाँ पर भी हमें क्या है, जो सिग्नल्स मिल रहा था वो अच्छी वैल्यू का सिग्नल नहीं था। तो हमने यहाँ पर देख लिया जो इसमें हमने CKB का टेस्टिंग पॉइंट चेक किया, OE का टेस्टिंग पॉइंट चेक किया और STB का भी टेस्टिंग पॉइंट को चेक किया। यहाँ पर तीनों सिग्नल एबनॉर्मल दिखा रहा था। तो मैंने यहाँ पे क्या फर्स्ट अप्लाई ये किया था कि इसका जो वैल्यू से कौन सा सिग्नल मिसिंग है उसको मैंने यहाँ पे फाइंड आउट करने के लिए कोशिश किया था। मतलब ये जो ट्रैक होता है ग्लास की तरफ से, जो भी ट्रैक होता है, यहाँ पर ट्रैक सारी सही है कि नहीं, और उसका मैंने पूरा वेरिफिकेशन किया है अच्छी तरीके से। तो मुझे ऐसा कुछ सिम्टम्स नहीं मिला कि कोई ट्रैक यहाँ पर ब्रोकन है या तो। और इसके अंदर दूसरा एक बात है
कि हमने कभी कभी क्या करते हैं, ये जो स्केलर पीसीबी होता है वहां से हम इस टिकॉन, ये जो गेट कॉफ लगा हुआ है इसका बीच में हम रेजिस्टेंस चेक करते हैं, ठीक है, जो बेसिकली हम बीओई का पैनल या तो इनोलक्स का पैनल जो होता है उसमें करते हैं। तो इस पैनल में जो है वो मेथड काम नहीं करेगा। तो इस पैनल का जो स्ट्रेटजी है थोड़ा सा डिफरेंस है। तो यहाँ पर अगर आप इस पैनल को रिपेयर करने जाओगे तो बहुत ही आप कॉन्फ्यूज्ड हो जाओगे, पहले बात, क्योंकि हमने यहाँ पे जिस तरीके से रेजिस्टेंस चेक करते हैं साइटकॉफ टू स्केलर पीसीबी, यहाँ पे उस तरीके से रेजिस्टेंस वैल्यू शो नहीं करेगा, ठीक है। अगर नहीं करेगा तो हम ऐसे कॉन्फर्म कैसे करेंगे कि कौन सा सिग्नल मिसिंग है, ठीक है। तो इस तरीके से हम कॉन्फर्म भी नहीं कर पाएंगे। अगर आपको इस पैनल के बारे में स्ट्रेटजी करना है तो मैंने जिस तरीके से बता रहा हूं आप एक बार उस तरीके से चेक करके देख सकते हो। तो अभी हम कहां पर आएंगे, हाँ, यहाँ पर जो OE का टेस्टिंग पॉइंट है, उसके बाद ये CKB का टेस्टिंग पॉइंट है और इसका नीचे STB का टेस्टिंग पॉइंट है और यहाँ पे और एक टेस्टिंग पॉइंट है जिसका नाम है STB-R। तो इसके अंदर अगर हम देखें तो इस एरिया में दो STB हैं, एक STB-R है और एक STB सेपरेट है जिसका नाम STB रखा गया है, और ये STB-R तीनों कॉफ के अंदर एंटर हो रहा है, ठीक है। तो इस पैनल की काम करने का जो फंक्शन है वो टोटली डिफरेंट है, मतलब जो BOE या तो इनोलक्स की पैनल होता है कंपैरिजन में बहुत ही डिफरेंस है। अभी हमें यहाँ पर सिचुएशन ऐसा मिला कि ये जो सिग्नल्स है वो स्केलर पीसीबी तक तो ठीक था, लेकिन यहाँ पर साइटकॉफ में आके ये सिग्नल एबनॉर्मल क्यों हो रहा है, यहाँ पर मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है। अगर आपको आंसर पता है तो आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करके कमेंट्स में डाल सकते हैं कि इस सिग्नल एबनॉर्मल होने का रीजन क्या है। और दूसरा चीज, अगर हम सोचे यहाँ पे साइटकॉफ खराब है, एग्जाम्पल के लिए साइटकॉफ खराब है, तो उस केस में भी ये क्या हो सकता है, सिग्नल एबनॉर्मल हो सकता है, ठीक है। मान लिया जाए यहाँ पे साइटकॉफ खराब है, जो गेट ड्राइवर आईसी है ये खराब है, ठीक है। अगर ये खराब होगा तो हम कॉन्फर्म कैसे करेंगे कि कौन सा कॉफ खराब है। इसके अंदर जो साइटकॉफ है अगर हम देखें 3 कॉफ है और तीनों कॉफ देखने में सिमिलर है, मतलब ऐसा कोई लग नहीं रहा है कि कोई ओवर हीटिंग के कारण से ड्राई हो गया हो, ठीक है, या तो कोई ब्राउन कलर हो गया हो या कोई ब्लैक शेड आ गया हो। तीनों का तीनों एक ही जैसा दिखाई दे रहा है, मतलब नीट एंड क्लीन। तो हम इसमें क्या प्रॉब्लम मानेंगे, या टिकॉन में प्रॉब्लम है, या सोर्स कॉफ में प्रॉब्लम है, या गेट कॉफ में प्रॉब्लम है। यहाँ पर हमारा एक बहुत बड़ा बिग क्वेश्चन बन गया है कि हम प्रॉब्लम किसको मानेंगे। अब मैंने फर्स्ट यहाँ पर क्या किया, तो मुझे जो कन्फ्यूजन हो रहा था, यहाँ पर मैंने देखा कि ये तीनों सिग्नल्स जो है, मतलब तीनों सिग्नल की, ये चारों सिग्नल जितना भी सिग्नल्स है वो सारी की सारी एबनॉर्मल है, ठीक है। जब मैंने STB या तो CKB या तो OE की तरफ जब मल्टीमीटर को टच करते तब ये थोड़ी देर के लिए पिक्चर बनने जैसा वर्टिकल रोलिंग होता है, लेकिन प्रॉपर तरीके से बांध नहीं पाते। तो मैंने एक डिसाइड ये किया कि यहाँ पर कोई भी सिग्नल मिसिंग हो सकता है, लेकिन हमें कॉन्फर्मेशन नहीं मिल रहा है। तो मैंने यहाँ पे 3 सिग्नल्स बाईपास किया है, 8 नंबर, 7 नंबर, 4 नंबर। यहाँ पे OE, उसके बाद CKB और STB, यहाँ पर तीनों सिग्नल को बाईपास किया गया। और ये जो 1 नंबर में सप्लाई है VGS वोल्टेज, ये वोल्टेज स्टेबल है, और उसके बाद 2 नंबर में जो VGL की वोल्टेज है ये भी स्टेबल है, ठीक है। तो अभी बचा क्या है, यहाँ पर 3 सिग्नल्स और एक STB एक्स्ट्रा है यहाँ पे STB-R नाम से, और यहाँ पे 3 नंबर में जो है वो VDD 3.3 वोल्ट है, ये भी वोल्टेज स्टेबल है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे ये जो 3 सिग्नल्स है इस तीनों सिग्नल्स को मैंने बाईपास कर दिया। हो सकता है तीनों में से कोई एक मिसिंग हो, लेकिन हमें पता नहीं चल रहा है क्योंकि हमारा रेजिस्टेंस जो है वो दिखा नहीं रहा है किसी भी सिग्नल के साथ। और दूसरा चीज है, यहाँ पर ऑसिलोस्कोप से भी क्या नहीं हो रहा है, पकड़ में आ नहीं रहा है कि कौन सा सिग्नल एबनॉर्मल है। सारी की सारी सिग्नल्स एबनॉर्मल दिखाई दे रहे हैं, बेसिकली जैसा होना नहीं चाहिए। तो अभी यहाँ पर
मुझे ये बताओ कि इसके अंदर हम क्या सॉल्यूशन अप्लाई करेंगे। साइटकोप में सिग्नल जाके एबनॉर्मल हो रहा है, तो इसका जिम्मेदार हम किसको मानेंगे? क्या टिकॉन प्रोसेसर में प्रॉब्लम है, या टिकॉन की सेक्शन में प्रॉब्लम है, या सोर्स कोप की सेक्शन में प्रॉब्लम है, या साइटकोप की सेक्शन में प्रॉब्लम है? तो बेसिकली अगर हम देखें टिकॉन की साइड में तो प्रॉब्लम हमें दिखा नहीं है बेसिकली, क्योंकि टिकॉन में जब हम चेक कर रहा था सिग्नल को, उस केसेस में हमें सिग्नल मिल रहा था। तो यहां पर हम तीनों कॉफ में क्या किया, तीनों कॉफ का कनेक्टिविटी चेक किया है कि तीनों कॉफ में प्रॉपर तरीके से इनपुट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो हमने प्रॉपर तरीके से इन सारी सिग्नल को चेक कर लिया, सारी सिग्नल हमें ठीक तरीके से मिल रहा था। तो यहाँ पर देख सकते हो आप, ये जो CKB का सिग्नल्स था वो बिल्कुल स्टेबल था जब हमने चेक कर रहा था ऑसिलोस्कोप से। इसका मतलब टिकॉन प्रोसेसर है वो तो फंक्शंस कर रहा है, लेकिन ये साइटकोप में जाके एबनॉर्मल हो रहा है। तो अभी कॉमन सी बात है कि हम ये बोल सकते हैं कि साइटकोप में प्रॉब्लम है। अगर साइटकोप में प्रॉब्लम है तो कौन सा कॉफ में प्रॉब्लम है, हम उसको कैसे मानेंगे कि फर्स्ट कॉफ में प्रॉब्लम है, या सेकेंड कॉफ में प्रॉब्लम है, या थर्ड कॉफ में प्रॉब्लम है? ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन है। अगर आपको पता है तो आप वीडियो को पॉज करके एक बार कमेंट्स में डाल सकते हैं कि हम किसको जिम्मेदार मानेंगे। अब बेसिकली हम जिम्मेदार मानने के लिए फर्स्ट कॉफ को मान सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसी के अंदर से स्कैनिंग होते हुए आगे की फीडबैक मिलेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर आके क्या कर सकते हैं, साइटकोप को जिम्मेदार मान सकते हैं। ठीक, तो हम यही लॉजिक लगाएंगे ना, साइटकोप में आके वोल्टेज अगर सिग्नल एब नॉर्मल हो रहा है, सारी वोल्टेज प्रेजेंट है, फिर भी सिग्नल एब नॉर्मल हो रहा है, तो इसका प्रॉब्लम तो साइटकोप ही होना चाहिए। ठीक, तो हमें यहाँ पे जो प्रॉब्लम है कुछ और निकल के आया है। तो हमारा केसेस मुझे इस तरीके की डाउट लगा, ये जो ST का पैनल है। अभी हम बात करते सॉल्यूशन के बारे में। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या एक्शन लिया था, मैंने यहां पर फर्स्ट क्या किया, इसका जो कॉफ है मैंने ये डिसाइड किया कि ये जो प्रॉब्लम हो रहा है, मेरे को लग रहा था ये सोर्स कॉफ के लिए इस प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, क्योंकि हमारे जो भी डेटा सिग्नल्स है एंड क्लॉक सिग्नल्स है वो यहाँ पे रेड ग्रीन ब्लू का डेटा सिग्नल्स एंड क्लॉक सिग्नल्स इसके अंदर एंटर होता है। अगर ये कॉफ IC एबनॉर्मल होता है तो क्या करेगा, जो गेट ड्राइवर के अंदर में जो सिग्नल्स जा रहा है उसको भी एबनॉर्मल कर देगा। ठीक है, तो ये ऑसिलोस्कोप से हम PCB से पता तो नहीं चल रहा था, लेकिन मुझे ऐसा रियलाइज हो रहा था कि इसके अंदर जो सोर्स कॉफ है उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम है। तो इसके अंदर सोर्स कॉफ जो लगा हुआ था वो एंटी सीरीज का लगा हुआ था, तो मेरे पास सेम नहीं था, तो मेरे पास एक इक्विवेलेंट नंबर था। तो मैंने यहाँ पे एक इक्विवेलेंट नंबर को इस्तेमाल किया है। तो पहले तो मैंने एक बार क्या किया, टिकॉन को डिस्कनेक्ट करके कंफर्मेशन कर लिया था कि कोई सिग्नल जो है वो एबनॉर्मल तो नहीं है। उसको डिस्कनेक्ट करने के बाद कैसे दिखता है, तो उसके बाद मैंने सोर्स कॉफ को रिप्लेसमेंट करने के लिए मैंने फर्स्ट इसको आइडेंटिफाई किया कि मैंने सोर्स कॉफ को फर्स्ट रिप्लेसमेंट करूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक PRF का वार्निंग मशीन है जो 960 का मॉडल है, PRF 960। तो 2016 में मैंने ये PRF का जो मशीन है इस्तेमाल करते थे। ठीक है, तो उस टाइम में क्या चलता था कि ये PRF का जो 960 का मॉडल है ये मशीन फेलियर है, और अभी भी मैंने ये PRF 960 में ही काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो जो लोग बोलते थे कि ये मशीन फेलियर है, तो उस मशीन में हम अभी भी कैसे काम कर रहा है, मेरे पास ये एक क्वेश्चन है। अगर आपको कुछ आइडिया है तो आप कमेंट्स कर सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे ग्लास का अलाइनमेंट कर लिया। अभी हम क्या करेंगे, इसका कॉफ की अलाइनमेंट करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो अभी मैंने कॉफ को अलाइनमेंट करने के लिए कोशिश किया, और उसके बाद प्री बॉन्डिंग करेंगे इसके अंदर। सो प्री बॉन्डिंग होने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो ये फाइनल बॉन्डिंग कंप्लीट हो गया है। ठीक है,
और उसके बाद अगर हम फाइनल रिजल्ट देखें तो यहाँ पर ये हमारा कॉफ लग गया है। और इसके अंदर जो ओरिजिनल कॉफ लगा हुआ रहता है उसका अगर हम नंबर दिखाएं आपको, ये वाला आप देख सकते हो, ये इसका नंबर शुरू होता है NT61 इस तरीके से इसका नंबर है। तो आप ये देख सकते हो ये इसका ओरिजिनल कॉफ है। और हमने क्या किया, इसका फर्स्ट कॉफ को रिप्लेसमेंट किया। और मैंने कौन सा वाला इस्तेमाल किया, ये जो कॉफ है मैंने इस्तेमाल किया 8160 ऐसे कुछ है इसका नंबर, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये एक इक्वलेंट नंबर है। अगर आपको कॉफ जो आप बॉन्डिंग वगैरह करते हो, अगर आपका कॉफ की एक अच्छा सेलर्स चाहिए तो मेरे पास एक सेलर से बहुत ही अच्छा रेट में कॉफ प्रोवाइड करते हैं, मतलब जेन्युइन तरीके से बिजनेस करते हैं। अगर आपको ऐसा इन्फॉर्मेशन चाहिए कॉफ सेलर के बारे में, ठीक है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप में। मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा एक अच्छा सेलर्स की, क्योंकि बाकी और भी कई सारे लोग हैं जो उधारी में माल देता है और उसके अंदर कॉफ की जो चार्जेस है वो ज़्यादा लगाते हैं। जो उधारी में लेता है उनको पता नहीं चलता है, लेकिन जो रेगुलर काम करता है, ठीक है, उनको पता चलता है कि कॉफ की रेट किस तरीके से होता है। तो यहाँ पर हमें ये कॉफ को रिप्लेसमेंट कर दिया गया इक्वलेंट नंबर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो सोर्स कॉफ है इसको रिप्लेसमेंट करने के बाद जो हमारी पैनल है ये नॉर्मल हो गया है। और यहाँ पर मैंने कोई बाईपास वगैरह कुछ नहीं किया है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये कॉफ है, यहाँ पर हमें कोई बाईपासिंग नहीं किया है। अगर हम टिकॉन को देखें, यहाँ पर आप देख सकते हो ये टिकॉन को मैं दोबारा दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो ये CKB का टेस्टिंग पॉइंट थे और ये STB का टेस्टिंग पॉइंट थे और ये OE का टेस्टिंग पॉइंट थे और STBR का टेस्टिंग पॉइंट जो है वो यहाँ पर है। तो यहाँ पर कोई भी जंपर मैंने नहीं लगाया है। जो मेरा केसेस में प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हुआ वो सोर्स कॉफ में मुझे डाउट आया और मैंने सोर्स कॉफ को रिप्लेसमेंट कर दिया। फर्स्ट एक्शन मेरा ये था। अगर इससे भी कोई चेंजेस नहीं आता तब जाके मैंने साइड कॉफ के बारे में सोचता, क्योंकि इसके अंदर जो साइड कॉफ की पैनल के फंक्शंस करने का जो तरीका है वो थोड़ा सा डिफरेंट लगा मुझे। तो अभी मैंने वीडियो प्ले करके आपको दिखाता हूँ, इसको देखो। ये जो प्रॉब्लम है अभी स्टेबल हो गया है। जो हमें सिग्नल एबनॉर्मल दिखा रहा था, साइड कॉफ में जाने के बाद ही सिग्नल एबनॉर्मल हो रहा था। तो यहाँ पर आप साइड कॉफ देख सकते हो जहाँ पर कोई भी जंपरिंग किया हुआ नहीं है, मतलब हमने कोई भी सिग्नल को बाईपास नहीं किया है। अगर ये सोर्स कॉफ रिप्लेस करने के बाद भी प्रॉब्लम सॉल्यूशन नहीं होता तो हम नेक्स्ट फिर और भी सोचता कि इसके अंदर और क्या प्रॉब्लम हो सकता है। फिर उसके बाद हमने एक एक बारीकी से क्या करता, इस कॉफ के अंदर जो सिग्नल एंटर होता है उस सिग्नल एंड सप्लाई लाइंस को अच्छी तरीके से हम वेरीफाई करता। उसके बाद यहाँ से जो सप्लाई एंड सिग्नल्स ऊपर की तरफ मूव करेगा, दूसरा कॉफ में शिफ्ट होगा, तो हम उसको भी ऑब्जर्व करके देखता, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो तीसरा कॉफ में भी सिग्नल्स एंड सप्लाईज आते हैं उसको भी हम अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करके देखता। तो हमारे पास क्या है, बहुत सारा ऑप्शन है प्रॉब्लम को एनालाइज करने की और आइडेंटिफाई करने की, क्योंकि ये सिग्नल बेसिकली अच्छी तरीके से अपने मैग्नीफाई में ना भी देख सकते हैं। तो हमारे पास लेजर मशीन है, हम उनके जरिए क्या कर सकते थे, ये जो प्रॉब्लम्स है इसको एनालाइज करके देख सकते थे कि कौन सा सिग्नल्स ब्रोकन है या तो मिसिंग है, इस तरीके से। तो टेक्नोलॉजी अगर आपके पास है तो आप बहुत सारे चीजें कर सकते हैं। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन करता हूँ, जस्ट उसका आंसर दो। अभी मान के चलो आप जो काम करते हो आपके पास बॉन्डिंग मशीन है ही नहीं, ठीक है। अगर बॉन्डिंग मशीन नहीं है तो आप साइड कॉप भी रिप्लेसमेंट नहीं कर सकते अगर साइड कॉप में प्रॉब्लम होता, या तो अगर सोर्स कॉप में भी प्रॉब्लम है तो आप इस सोर्स कॉप को भी रिप्लेसमेंट करके देखने का आपके पास ऑप्शन नहीं है। या तो अगर मान के चलो हम टिकॉन में प्रॉब्लम से, ठीक है, एक ऑप्शन आपके पास ये है कि टिकॉन का जो आईसी से उसको रिप्लेसमेंट करके देख सकते हो, ठीक है। या तो मान के चलो आईसी अवेलेबल नहीं है, ठीक है, तो उस केस में हम क्या कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। हमें आईसी या तो ये जो स्केलर टिकॉन पीसीबी है इसको हमें अरेंजमेंट करना पड़ेगा और ये इजीली अरेंजमेंट हो भी जाता है, ठीक है।
तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शन थे इस पैनल को रिपेयर करने के लिए, ध्यान से समझना। इस पैनल को रिपेयर करने के लिए हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस थे। एक तो हमारे पास स्ट्रेटेजी थे प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने की। इसके अंदर जो भी प्रॉब्लम था उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास पूरा तरीके से स्ट्रेटेजी थे। अगर टिकोन में कोई सिग्नल मिसिंग होता तो हम उसको भी आइडेंटिफाई कर लेता। अगर साइडकॉप में भी कोई सिग्नल मिसिंग होता है उसको भी हम ऑसिलोस्कोप के जरिए आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। अगर हमें सोर्सकॉप में डाउट लगा हम उसको भी रिप्लेसमेंट करके देख सकते हैं। अगर हमें टिकोन पीसीबी में डाउट लगा तो हमारे पास टिकोन पीसीबी भी अवेलेबल है, उसको रिप्लेसमेंट करके भी हम देख सकते हैं। अगर साइडकॉप में प्रॉब्लम होगा उसको भी हम रिप्लेसमेंट करके देख सकते हैं। मतलब प्रॉब्लम कहाँ पर है एग्जैक्ट हम उसको ढूंढकर निकल सकते हैं। तो हमारे पास ऐसा माइंडसेट है, ऐसा स्ट्रेटेजी है और उसके लिए जो टूल्स की रिक्वायरमेंट है वो सारी चीज है जिसके लिए हम क्या कर सकते हैं, प्रॉब्लम को एनालाइज कर सकते हैं। मतलब प्रॉब्लम कहाँ पर है वहां तक पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास इन सारी फैसिलिटी नहीं है तो आप प्रॉब्लम को कैसे आइडेंटिफाई करोगे, ये बताओ मुझे। बहुत सारे लोग बात करते हैं ना, बड़ा बड़ा बात करते हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग बात करते हैं, कमेंट्स में आके देखते हैं हम। तो मैं ये बात करता हूँ आपको, जो सेमिनार्स वगैरह होता है कभी आपको बॉन्डिंग मशीन लेने के लिए रिक्वायरमेंट करता है, मतलब ऐसा बताता है कि बॉन्डिंग मशीन लेना चाहिए। अगर इस तरीके की प्रॉब्लम्स आएंगे तो आप तो कभी सॉल्यूशन कर ही नहीं सकते। अगर साइड को बर्निंग हो गया, सोर्स को बर्निंग हो गया, उस तरीके की आपका सॉल्यूशन तो है ही नहीं, पहले बात, ठीक है। तो अगर आपको प्रॉपर नॉलेज होगा तो अब ना आप किसी टूल्स को अपग्रेड कर पाओगे। अगर जब अंदर में कॉन्फिडेंस ही नहीं रहेगा तो आप किस तरीके से टूल्स को अपग्रेड करने की हिम्मत आएगा। जिंदगी में आप जो सेमिनार्स वगैरह अटेंड करोगे ना वहां से जिंदगी में बड़ा लेवल में कोई अचीवमेंट आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। क्योंकि वहां पर हमारा माइंडसेट को क्या किया जाता है, शॉर्टकट में हमारा माइंड में समझ लो एक ढक्कन डाला जाता है कि ताकि तुम आगे बढ़ ना सको। ये जो टेक्निक्स एंड टिप्स दिया जाता है उसके अंदर ही तुम्हें क्या कर देगा, एक तुम्हारा कंफर्ट जोन बना देगा। तुम इस जोन से कभी बाहर ही मत निकलो, ठीक है। अगर तुम्हारी स्ट्रेटेजी तगड़ा होंगे तो उसमें तुम्हें ज्यादातर प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई हो जाना चाहिए। अगर नहीं होता है तो तुम्हारी स्किल डेवलपमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। जब तक स्किल अच्छी तरीके से डेवलपमेंट कर नहीं लियोगे, किसी और के ऊपर बिलीव करके काम करोगे, तब तक आप जिंदगी भर फंसते रहोगे और दूसरे के ऊपर डिपेंड ही रहना पड़ेगा। हम अपना स्ट्रेटेजी क्लियर माइंडसेट किसी भी पैनल को स्टडी करते हैं, उसके अंदर पैनल किस तरीके से सीक्वेंस में काम कर रहा है, किस तरीके से फंक्शंस कर रहा है, हम अलग अलग कंपनी की अकॉर्डिंग में अलग अलग स्ट्रेटेजी करते हैं। हम किसी के पास जाके ये नहीं पूछते ये पैनल कैसे काम करता है, वो पैनल कैसे काम करता है, इसका क्या सॉल्यूशंस होंगे। हमने इस तरीके की जो भी टूल्स की रिक्वायरमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग में क्या करते हैं, हम अपने आप को अपग्रेड करते रहते हैं, प्रॉब्लम को एनालाइज करते रहते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ पर हो सकता है, उसका एंड तक हमें जाना है। इसीलिए मैंने बहुत इंतजार कर रहा था लेजर मशीन की। जब मेरे पास आया लेजर मशीन तो हमारी की स्ट्रेटेजी है हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका है और दिखा भी दिया है कि हमने क्या कर सकते हैं। आने वाले टाइम और भी बहुत सारे पैनल्स डेवलपमेंट करेंगे और ये जो एसटी का पैनल्स है 32 से लेके मैंने 65 इंचेस तक उसके मतलब जो एसटी की पैनल है उसका केसेस मैंने स्ट्रेटेजी करके रखा हुआ है। तो ऐसे एसटी की पैनल में क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगे हम एक दो पैनल रिपेयर करके किसी को एक्सप्लेन नहीं करते हैं। जब बहुत सारा एक्सपेरिमेंट हो जाता है अलग अलग लेवल में, अलग अलग पैनल्स की वर्जन में, उसके बाद जाके हम किसी को गाइड करते हैं कि उसके अंदर किस तरीके की प्रॉब्लम आ सकता है, कहाँ पर हो सकता है, अगर हमें उसको फाइंड आउट करना है तो किस तरीके से करना चाहिए, ठीक है। तो जो बंदा लगातार इन चीजों में काम करते रहेंगे या प्रॉब्लम को एनालाइज करते रहेगा उसी बंदा को पता हो रहेगा खास करके। और ज्यादातर लोग क्या करेंगे, जो कॉमन प्रॉब्लम होता है जो इजी तरीके से सोल्यूशन हो जाता है उसी पैनल में लग जाएंगे। जैसा कि पीटी का पैनल आप ले सकते हो 43 इंचेस और 50 इंचेस का। फिर उसके बाद एसटी की पैनल ले सकते हो आप, 43 इंचेस का पैनल है जो इजी सॉल्यूशन है। अगर इस तरीके की पैनल की रिपेयरिंग आप देखोगे तो मेरा चैनल में अभी तक अपलोड किया ही नहीं हूं मैं, ठीक है। क्योंकि इस तरीके की पैनल की रिपेयरिंग ज्यादातर लोगों को आता है।
इसीलिए मैंने इस तरीके की कोई भी वीडियोस अपलोड ही नहीं किया है। और आने वाले टाइम नेक्स्ट वीडियो मैंने एक ST का जो विदाउट साइड का पैनल है 32 इंचेस में, मेरा कुछ स्टूडेंट्स का रिक्वायरमेंट्स थे, उस पैनल के बारे में जानकारी चाहिए, तो मैंने उसका भी एक प्रॉब्लम को फाइंड आउट किया है। तो मैंने नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगा उसका बारे में एक्सप्लेन करने के लिए। तो आज के लिए वीडियो इतना ही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।